क्लास 12th केमिस्ट्री अध्याय 2 है वैद्युत रसायन। इसमें जो बोर्ड परीक्षा के लिए एक अंक के प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, पहले उस पर बात करते हैं। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है जो अक्सर आता रहता है, सेल स्थिरांक है। तो इसमें जो सूत्र है L/A जो होता है वो सेल स्थिरांक का सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, L/A। इसी तरह से अगला प्रश्न है, विद्युत अपघट्ट V प्लस बराबर V माइनस 1 जैसे NaCl के लिए। अब यहाँ पर जो है ये जो है आयनों की संख्या है, जैसे Na में भी +1 आयन होता है, Cl में -1 आयन होता है, दोनों के आयनों की संख्या बराबर हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो मोलर चालकता होती है और जो तुल्यांकी चालकता होती है वो दोनों बराबर होती हैं। तो इसको इस तरह से यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण है। तो जब हम कोई विद्युत अपघट्ट लेते हैं और उसको तनु विलयन बनाते हैं तो क्या होता है, विद्युत अपघट्ट में आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है। जो उसमें विद्युत अपघट्ट घुला होता है वो और आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है। बाकी आप दूसरे पॉइंट भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता समान है तो इसका सेल स्थिरांक कितना होगा। तो इसका सेल स्थिरांक कितना होगा, 1 होगा यदि दोनों मान बराबर होते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। तो सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स होती है। यदि आपको याद न आए तो जो सूत्र होता है सेल स्थिरांक का उससे आप निकाल सकते हैं, x = होता है L/A। L का मतलब लंबाई है और लंबाई को यदि हम सेंटीमीटर में नापें, क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में नापें तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये सेंटीमीटर को ऊपर लिखेंगे तो सेंटीमीटर 1 का इन्वर्स हो जाएगा। इस तरह से इसका हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका डी सही है, या तो सेंटीमीटर इन्वर्स या मीटर में लेंगे तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। इसके बाद विशिष्ट चालकता का इकाई है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स। इस तरह से यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है। तो जब जिंक की परत चढ़ती है लोहे के ऊपर तो उस क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो कभी कभी एक नंबर में यही पूछ देता है कि गैल्वेनीकरण क्या है। तो यही लोहे की संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो मैं कई बार बोलता हूं कि जब आप इन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आपको समझना है कि ये किसी रूप में आ सकते हैं, या तो खाली स्थान में, सत्य सत्य में, एक वाक्य में, या विकल्प में, इस तरह से, या जोड़ी में। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पर लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों का वेग लगभग बराबर होता है। मतलब यदि हम KNO3 की बात करते हैं तो यह अपने आयनों में टूटता है, एक होता है K+ और एक होता है NO3-, और दोनों समान वेग से गति करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो होता है इसका उपयोग लवण सेतु बनाने में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों के वेग का मतलब दोनों आयनों के वेग से है। फिर यहाँ शुष्क सेल में द्विध्रुवक का कार्य करता है, तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड द्विध्रुवक का कार्य करता है। फिर क्वेश्चन है, अपचयन को कहते हैं। तो अपचयन क्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनीकरण कहलाती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इसके बाद यहाँ पर है, एक सेल जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड तथा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE हो, उसमें जिंक इलेक्ट्रोड किसकी भांति कार्य करता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है इसमें। इसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रश्न में पहुँचते हैं, यदि अर्ध सेलों के बीच से लवण सेतु हटा दिया जाए तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो परिपथ ही पूरा नहीं होगा, मतलब उसका वोल्टेज घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा लवण सेतु को हटाने पर। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब लेड स्टोरेज बैटरी को विसर्जित किया जाता है, जो लेड संचायक सेल होता है उसको विसर्जित किया जाता है, माने डिस्चार्ज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है,
तो क्या होता है, जो उसके अंदर विद्युत अपघट्ट होता है H2SO4, उसका क्या होता है, व्यय होता है। ये जो ऑप्शन है उसमें से ये सही है, बाकी ऑप्शन आप इसमें से पढ़ सकते हैं। लोहे में जंग लगने की क्रिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक्षारण की क्रिया बोलते हैं। इसके बाद है यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक विभव होता है कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति का। एस्टिक अम्ल एक खाली स्थान विद्युत अपघट्ट है, तो एस्टिक अम्ल एक तरह का दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। फिर दूसरा है ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की चालकता खाली स्थान होती है, तो विद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। फिर तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान खाली स्थान होता है। यदि हम तनुता बढ़ा देंगे, माने उसकी सांद्रता को कम करेंगे, तो उसका जो विशिष्ट चालकता का मान होता है वो भी तनुता के साथ क्या होगा, घटेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आयन का आकार बड़ा होने से खाली स्थान घट जाती है। यदि आयन बड़ा हो तो उसकी चालकता घट जाती है। फिर प्रतिरोधकता की इकाई खाली स्थान होती है, तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। इसके बाद है प्राथमिक सेल को पुनः खाली स्थान नहीं किया जा सकता है। तो जो प्राथमिक सेल होते हैं उनको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, चार्ज नहीं किया जा सकता है। फिर ये 7वें नंबर के प्रश्न में है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है खाली स्थान कहलाती है। तो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसका नाम होता है विद्युत रासायनिक सेल। अब यहाँ पर है विद्युत धारा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक उत्पन्न करती है, तो उस मात्रा को हम क्या बोलते हैं, फैराडे कहलाती है। यहाँ पर फैराडे भरना है आपको। फिर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, धात्विक चालन में खाली स्थान गुण अपरिवर्तित रहते हैं। तो जब धात्विक चालन होता है, धातुओं के द्वारा धारा का प्रवाह होता है, तो रासायनिक गुण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम खाली स्थान कहलाता है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, चालकता कहलाएगा। फिर यहाँ पर है किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को खाली स्थान कहते हैं या कहलाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 घन सेंटीमीटर चालकता को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। फिर 1 फैराडे विद्युत का मान होता है। यदि 1 फैराडे विद्युत का मान देखें कूलाम में, तो 96,500 कूलाम के बराबर होता है, तो ये आपको भरना है। इसके बाद लोहे पर जंग लगना एक खाली स्थान क्रिया है, तो ये संक्षारण क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं 14वें प्रश्न में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव खाली स्थान माना गया है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, 0 वोल्ट। लोहे पर जंग लगना खाली स्थान सेल का उदाहरण है। यहाँ पर हमको सेल का उदाहरण बताना है, तो एक तरह का ये विद्युत रासायनिक सेल है। अभी हम विद्युत रासायनिक सिद्धांत को बड़े क्वेश्चन में समझेंगे इसको। तो इधर से यहाँ पर जोड़ी वाला समाप्त होता है, खाली स्थान वाला। अब हम यहाँ पर देखते हैं उचित संबंधों को मिलाना है, मतलब हम यहाँ पर सही जोड़ी देखते हैं। तो दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, तो इसका कौन सा सही है, तो यहाँ पर दोनों अर्ध सेलों के बीच हम क्या लगाते हैं, लवण सेतु, वो दोनों की विद्युत उदासीनता को बना के रखता है। फिर इसके बाद दूसरा है, जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति H2 से कम है, उस अर्ध सेल का ये जो मानक विभव का मान होता है वो कितना होता है, तो ये होता है धनात्मक। यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम है, तो उस सेल का जो मानक विभव होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमारे पास तीसरा प्रश्न है, सेल Zn2+ ये अर्ध सेल है और ये पूर्ण है Cu2+। Cu में जिंक इलेक्ट्रोड होता है, तो इसमें जिंक जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसके बाद देख लीजिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का संबंध किससे है, यहाँ पर 0 वोल्ट से है, तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद किसी चालक की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता, 1 घन सेंटीमीटर की जो चालकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसको मिलाना है। अब हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं, ये भी सही जोड़ी का ही प्रश्न है। इसमें देख लेते हैं क्या है, विशिष्ट चालकता।
तो चलिए, विशिष्ट चालकता का यह जो मात्रक होता है ये होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिर यह है तुल्यांकी चालकता। तो जो तुल्यांकी चालकता होती है ये इस तरह से होती है, तुल्यांक ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये -2 है, वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसको पढ़ सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, इस तरह से हम इसका मात्रक लिखेंगे, तुल्यांकी चालकता का मात्रक। फिर है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है जिसको प्रतिरोधकता भी कहा जाता है वो क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। इसके बाद सेल स्थिरांक का है। तो जो सेल स्थिरांक का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है, अभी ऑब्जेक्टिव में भी विकल्प वाल में भी था। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसको ढूंढ लेते हैं। तो इसमें जो है क्या है यहाँ पर, ये है ओम सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 6वां नंबर संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, एक विद्युत रासायनिक घटना होती है। इस तरह से हमको इसकी जोड़ी मिलाना है और इसको आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से हैं, HCl है, NaOH है, NaCl है, आसानी से अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं, इसलिए हम इसको प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, अपूर्णतः विघटित हो जाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये एसिटिक अम्ल है CH3COH और ये कार्बोनिक अम्ल H2CO3, इस तरह से यहाँ पर है, ये दोनों दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। फिर विद्युत अपघटनी चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम ताप बढ़ाते हैं विद्युत अपघट्य का तो वहाँ पर चालकता भी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगले प्रश्न में पहुँचते हैं। प्रश्न है एक ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है। तो जो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो हम उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और आपको ध्यान रखना, इस तरह यहाँ पर हम 2 सेल पढ़ रहे हैं, एक विद्युत रासायनिक सेल पढ़ते हैं और विद्युत अपघटनी सेल पढ़ते हैं। तो जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो रासायनिक सेल कहलाता है, और जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक में बदलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर जिसके कारण सेल में विद्युत धारा बहती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है किसी धातु के इलेक्ट्रोड एवं उसके आयनों के मध्य संपन्न हुई रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण उत्पन्न हुआ विभव क्या कहलाता है। वो इलेक्ट्रोड का विभव कहलाता है कि किसी इलेक्ट्रोड को हम किसी उसमें उसके विलयन में डाल देते हैं, उसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं जिसके कारण उसमें विभव उत्पन्न होता है, वो विभव क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड का विभव कहलाता है। फिर यहाँ क्वेश्चन है विभवांतर की इकाई क्या है। तो इसका जो मात्रक होता है, इकाई है, वो क्या है, वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर देखिए पुनः आवेशित करने योग्य सेल कहलाते हैं। तो जिनको दोबारा से उपयोग कर सकते हैं उन सेलों को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल। फिर जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये है Fe2O3 डॉट XH2O। X का मान कुछ भी हो सकता है, कितने भी अणु जल के इसमें जुड़ सकते हैं। फिर वह अभिक्रिया क्या कहलाएंगी जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ होता है। तो हम उसको बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया, या अंग्रेजी में कहे तो इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है मोलर चालकता का सूत्र लिखिए। तो ये लैम्डा m, यहाँ m नीचे लिखना, बराबर कप्पा इंटू v होता है। ये k जैसे बनाते हैं लेकिन एक बराबर बनाते हैं, इसको कप्पा पढ़ते हैं, k इंटू क्या, कप्पा इंटू v। ये मोलर चालकता का क्या होता है, सूत्र होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 1 अंक के प्रश्न है। अब यहाँ पर वैद्युत रसायन में ही 12th केमिस्ट्री के 2 अंक के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए। तो ऐसा निकाय जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यदि आप इसमें उल्टा लिख देते हैं तो फिर वह विद्युत अपघटनी सेल कहलाने लगेगा। दोनों आता है, आपको ध्यान रखना है किसमें क्या लिखना है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है विद्युत अपघट्य या अपघटनी सेल किसे कहते हैं। तो वही जो मैं बात कर रहा था उसी का उल्टा है, वह निकाय जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो दोनों सेल यहाँ पर हैं, विद्युत अपघटनी और विद्युत रासायनिक। तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उल्टा उल्टा है एक दूसरे के।
इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? किसी वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्ट के मध्य विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जानते हैं आपकी कोई सेल बनाना होता है तो उसमें एक विद्युत अपघट्ट की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। तो जब हम इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्ट के अंदर डालते हैं तो विद्युत अपघट्ट का विभव और जो इलेक्ट्रोड का विभव है उसमें जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, NH4Cl ये जो हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। तो सिंपल सा है, जो विद्युत अपघट्ट जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं उनको प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। फिर दोबारा से प्रश्न है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? तो वे विद्युत अपघट्ट जिनका जलीय विलयन में जो आयनन होता है बहुत कम होता है या पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अत्यधिक तनु करने पर भी पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो है NH4OH है और यहाँ पर CH3COH एसिटिक अम्ल है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से यहाँ पर जो है उदाहरण आप दे सकते हैं। फिर हमारे पास प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या आशय है? तो देखिए यहाँ पर, वह विभवांतर जो किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयनों के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 298 केल्विन या आप यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबाने से उत्पन्न होता है, किसी अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब इसको कैसे समझें? जैसे मान लीजिए जिंक का हमको विभव ज्ञात करना है तो हम जिंक की छड़ लेंगे और उसी का जिंक सल्फेट का हम विलयन ले लिए। अब उसको हम उसमें डुबा दिए, लेकिन उस समय जो ताप था वो कितना था? 298 केल्विन था। तो उस समय जो उसका विभव रहा होगा दोनों के बीच का, उसी को हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यह वह विभवांतर है जो किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयनों के विलयन में 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 298 केल्विन पर डुबाने से उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है ओम का नियम लिखना है। तो किसी विलयन में बहने वाली विद्युत धारा तथा विलयन के डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा है, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ये हो गया, कोई विद्युत अपघट्ट इसके अंदर भरा है, 2 इलेक्ट्रोड हो गए ये इस तरह से। तो इसमें जो हम विभवांतर लगाएंगे, मान लीजिए प्लस है और ये वाला इसमें तो क्या है? माइनस है। इनमें जो विभवांतर लगाएंगे तो विभवांतर ही उसमें धारा उत्पन्न करेगा। तो कितनी धारा उत्पन्न करेगा? जितनी हम ज़्यादा विभवांतर लगाएंगे उतना धारा उत्पन्न होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोडों पर जो विभवांतर लगाया जाता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यही है, किसी विलयन में बहने वाली विद्युत धारा विलयन में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहाँ पर भी समानुपाती क्या हो गया? आई हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो V = RI हो गया। अब यहाँ हमको जहाँ करके बता देना कि V का मतलब विभवांतर है, R का मतलब प्रतिरोध कहला गया और I का मतलब क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। इस तरह से आपको यहाँ पर इसको ओम के नियम को डिफाइन करना है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का जो ओम का नियम है केमिस्ट्री जैसे लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको, कोई भी ओम का नियम नहीं लिख देना है। अगला है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? तो सेल स्थिरांक का ये सूत्र है, इस सूत्र के हिसाब से आप परिभाषा बता सकते हैं। तो किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, L का मतलब है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक, क्योंकि इसका अनुपात फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। तो देखिए, किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। यहाँ से भी परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पर जो L है ये किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है
और ये किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसके अनुपात का मान एक स्थिरांक होता है जिसे हम सेल स्थिरांक कहते हैं। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ से मात्रक भी निकल सकता है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, फिर सेंटीमीटर को ऊपर लिखेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से इसका मात्रक भी आप याद कर सकते हैं यदि आपको याद न आए तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण क्या है, समझाइए। तो देखिए गैल्वेनीकरण क्या है। लोहे में जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए उस पर जिंक की तह लगाई जाती है, परत पर परत लगाई जाती है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो सीधा सीधा है, लोहे के ऊपर जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की तह लगाई जाती है, परत लगाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गैल्वनाइज्ड आयरन के जिंक फिल्म के ऊपर जब हम जिंक की परत चढ़ा लेते हैं तो उसके ऊपर जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड की अदृश्य सतह होती है, जिसके कारण गैल्वनाइज्ड आयरन की चमक कायम रहती है, वो और चमकदार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम गैल्वेनीकरण को समझा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? इसको देखिए, तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक धातु का इलेक्ट्रोड गलता है और दूसरे धातु में जो है उसके धातु का जो आयन है उस पर चिपकता है, बढ़ता जाता है। तो कितना बढ़ेगा? तो जितना उसका द्रव्यमान बढ़ेगा उस द्रव्यमान को मानेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक। लेकिन शर्त यह है कि उसमें धारा कितना प्रवाहित हो, 1 एम्पियर को, और समय कितना लगे, 1 सेकेंड। तो सीधा सीधा है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को या द्रव्यमान को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व किसे कहते हैं? यह किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए, ये धातुओं के लिए होता है, विद्युत अपघट्ट के लिए नहीं होता, क्योंकि विद्युत अपघट्ट में जो धारा का प्रवाह होता है वो स्वतंत्र आयनों के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर जो धातुओं में धारा का प्रवाह होता है वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो धातुओं में धारा का प्रवाह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं। तो यहाँ पूछा इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व क्या है, फिर यह किन कारकों पर निर्भर करता है? तो यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये है, इसमें कारक हैं धातु की प्रकृति एवं संरचना। जैसे अलग अलग धातुएं होती हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व अलग अलग होता है। जैसे हम चांदी की बात करते हैं, उसकी चालकता अधिक होती है क्योंकि उसकी प्रकृति संरचना अलग है। इसके बाद यहाँ पर प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी वह ज़्यादा चालकता वाला होगा। ताप बढ़ाने पर जो ये चालकता होती है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता, वो क्या होती है? कम होती है। तो ये 3 कारक हैं जिन पर यह निर्भर करता है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं आयनिक चालकत्व किसे कहते हैं, ये किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आयनिक चालकत्व की हम बात करें तो यह विद्युत अपघट्ट में होता है। तो विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन आए कि वैद्युत अपघटनी चालकत्व क्या कहलाता है या आयनिक चालकत्व क्या कहलाता है, तो विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत चालकत्व को हम क्या बोलते हैं? आयनिक चालकत्व कहते हैं। अब ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है? मिलाए गए वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, कि वैद्युत अपघट्ट कैसा है उस पर निर्भर करता है ये। इसके बाद यहाँ पर उत्पन्न आयनों का अमाप एवं उनका विलायक योजन, जो आयन उसमें बने हैं उनका आकार कैसा है और साथ में किस तरह से वो जो है उसमें घुल रहे हैं, आयनों में अलग हो रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। विलायक की प्रकृति एवं इसकी श्यानता पर, तो विलायक की प्रकृति कैसी है, कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट है, वो गाढ़ा है कि पतला है, इस पर भी ये निर्भर करता है। श्यानता का मतलब ये है। और फिर यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, कि उसमें कितने अणु उसमें मिलाए गए हैं, और ताप बढ़ाने पर ये क्या होती है? बढ़ती है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 तरह का हम प्रश्न पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व और दूसरा होता है आयनिक चालकत्व। अब हमारे पास यहाँ पर अगले टॉपिक में आते हैं, जो 3 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वैद्युत रसायन में, उनको हम देख लेते हैं। 12th केमिस्ट्री का है ये। लवण सेतु क्या है?
इसके दो कार्य लिखिए। ये अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, लवर सेतु या हम इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो क्या है ये? KCl पोटेशियम क्लोराइड, यदि आपको सूत्र याद ना हो तो हिंदी में लिख देना, या पोटेशियम नाइट्रेट या Na2SO4 सोडियम सल्फेट तथा अगर अगर विलयन की जेली से भरी हुई यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। तो एक जेली लेते हैं, जेली का मतलब गाढ़ा तरल है, उस तरल में इन चीज़ों को हम मिला देते हैं और यू आकार की नली में भर देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? लवण सेतु। तो सीधा सीधा है, इसमें से यदि तीनों याद ना हो तो कोई भी एक चीज़ भी लिख सकते हो। तो KCl या KNO3 या N2SO4 तथा अगर अगर विलयन की जेली से भरी हुई यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। तो ये लवण सेतु की परिभाषा हो गई। अब इसका कार्य क्या है, ये करती क्या है? इसके द्वारा दो विलयनों के मध्य वैद्युत संपर्क होता है तथा विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। तो जब हम दो आधे आधे सेलों को इसके साथ जोड़ते हैं तो एक तो विद्युत परिपथ पूर्ण होता है और दूसरा विलयनों के मध्य वैद्युत संपर्क होता है, विद्युत का प्रवाह भी होता है। इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं, दोनों विलयन को हम आपस में मिलने से रोक लेते हैं इसकी सहायता से। दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता ये क्या होती है? बनी रहती है। तो इस तरह से लवण सेतु का कार्य होता है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, मानक विद्युत वाहक बल तथा साम्य स्थिरांक के बीच संबंध को हमको दर्शाना है। तो चलिए, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्य स्थिरांक उसके अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के अनुपात होता है, इसे Kc से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझें कि वेग स्थिरांक क्या है। तो यहाँ पर देखिए, वेग स्थिरांक को ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये C + D, ये उत्पाद वाला हिस्सा बाद ऊपर लिख देते हैं और जो अभिकारक है उसको हम ये लिख देते हैं, और इनकी सांद्रताओं का जो अनुपात होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अब चलिए, हमको इसकी सहायता से ये हमको संबंध निकालना है मानक इलेक्ट्रोड विभव में और यहाँ पर ये वेग स्थिरांक में, इन दोनों में संबंध निकालना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, मानक मुक्त ऊर्जा की सहायता से हम किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। देखिए कैसे है, यहाँ पर ये डेल G0 माने मानक मुक्त ऊर्जा, इसका जो सूत्र होता है -RT ln Kc। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखते भी जाऊँ तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा आसानी से। यहाँ पर देख लीजिए, जो ये निकला है ये वेग स्थिरांक का सूत्र होता है। इसके बाद यहाँ पर ये मानक मुक्त ऊर्जा का ये मान रख दिए ΔG, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप इसमें देख लेंगे बराबर कितना हो गया, ये बराबर -RT और ये ln है, ln का मतलब नेचुरल लॉग है और ये K है और उसके नीचे हमको क्या लिखना है, C। ये संबंध होता है मुक्त ऊर्जा का और साम्य स्थिरांक का। बस हम इसके साथ किसका बताना चाहते हैं, मानक विभव का संबंध बताना चाहते हैं। दूसरा, ये -ΔG का जो मान होता है, ये ΔG डिग्री बराबर ये होता है -NF और ये मानक विभव ये सेल का है। इस तरह से सूत्र होता है। तो ये सूत्रों को अब हम मिला देते हैं, ये और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। इनको हम बराबर कर दिए हैं। ये है मानक मुक्त ऊर्जा साम्य स्थिरांक वेग स्थिरांक के लिए, और ये मानक मुक्त ऊर्जा का जो संबंध है ये मानक विभव के साथ है। अब इन दोनों को हम बराबर कर दिए हैं। ये देखिए, इसको मैं इधर लिख दिया हूँ और इसको इधर लिख दिया हूँ, दोनों में माइनस माइनस लगा है तो दोनों का माइनस यहाँ से हटा दिए हैं। अब हमको ई सेल बचाना है, NF का मान इधर रख दिए हैं। अब यहाँ पर ln लिखा है, तो ये जो ln है नेचुरल लॉग है, जब हम इसको 10 के आधार में बदलते हैं तो 2.303 का गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 2.303 RT तो लिखा ही था। ये ln को हम जो log लिखें इसलिए ये संख्या लिख दिए हैं, log 10 Kc हो गया, NF नीचे हो गया। इस तरह से ये जो संबंध निकला ये हुआ मानक विभव, ये हुआ साम्य स्थिरांक। तो ये मानक विभव और साम्य स्थिरांक के बीच का संबंध है, 2 लाइन का है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको ये दोनों सूत्र आना चाहिए, दोनों सूत्र को बराबर कर देना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, धात्विक चालन तथा विद्युत अपघटनी चालन में कोई 4 अंतर लिखिए। तो जो विद्युत अपघट्य के कारण चालन होता है
और जो धात्विक चालन होता है उसमें क्या अंतर है। तो इसको धात्विक चालन को इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व भी बोल सकते हैं और उसको हम विद्युत अपघटन या आयनिक चालकत्व भी बोल सकते हैं। तो देखिए आपको समझना है, यदि यहाँ पर धात्विक चालन आया तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व भी बोलते हैं। तो आपको समझना है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व लिख दे या धात्विक चालकत्व लिख दे, एक ही चाहिए। और विद्युत अपघटनी चालन, इसको हम आयनिक चालकत्व भी बोलते हैं, आयनिक चालकत्व। तो आपको ध्यान देना है, दोनों चीज एक ही है। तो चलिए, धात्विक चालन में क्या होता है। धातु में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है, और यहाँ पर विद्युत अपघट्य में विलयन में विद्युत धारा का चालन आयनों के कारण होता है। तो आयनिक चालकत्व तो कहलाया, ये इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व तो कहला गया। धात्विक चालन से चालक के रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसमें वही चीज लिख देना है कि परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, इसका मतलब उस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ताप वृद्धि के साथ धात्विक चालकता का मान कम होता है, तो उसमें विद्युत अपघटन चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो जो चीज हम इसमें लिखेंगे इसका उल्टा उसमें लिखते जाएंगे तो आप आराम से बन जाएगा। आपको दो याद नहीं करना है। अब मान लीजिए ये जब अंतर होता है तो आपको समझना है कि ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक किसी भी तरीके से आ सकता है। धात्विक चालन पूछे तो सारा कुछ ये लिख दो, विद्युत अपघटनी चालन पूछे तो सारा कुछ ये लिख दो, दोनों में अंतर लिखे तो ये 1 नंबर का अंदर से भी कोई पूछ सकता है। इस तरह से यहाँ पर हम दोनों में अंतर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्नों को मैं कर दिया हूँ ब्लैक, जो पिछली बार आ चुके हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए, मात्रक क्या होता है। तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 1 घन सेंटीमीटर का विलयन क्या होता है, तो उसको समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हम एक बॉक्स बनाते हैं जो 1 सेंटीमीटर लंबा हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो, 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो, और इसके अंदर हम क्या भर देते हैं, विद्युत अपघट्य। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो गया। अब इसकी जो चालकता होगी विद्युत अपघट्य की, उसी को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता। तो सीधा सीधा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। और यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से लिखते हैं। ये पी जैसे जो बनता है ये रो ही है। बस आपको पेन ऐसे करके नहीं बनाना है, पेन उठाना नहीं है, सिर्फ ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ तो ये क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। तो जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। तो कप्पा इक्वल टू 1/रो रो हो गया। अब यहाँ पर जो रो का मान होता है RA/L होता है, तो रो की जगह RA/L लिख देंगे तो L ऊपर चला जाएगा। इसको समझ लिए, 1 और बटे में लिख दिए RA/L, L ऊपर चला जाएगा तो इस तरह से सूत्र बन जाएगा। तो इस तरह से इसका मान है। यदि हम इसका मात्रक निकालना चाहते तो यहीं से निकाल लेंगे। देखिए L का मात्रक कितना हो गया, सेंटीमीटर, बटे में देख लीजिए R का मात्रक क्या हो गया, ओम, और इसके बाद A का मात्रा कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट गया। अब इन दोनों को बटे के ऊपर लिखना है, तो ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। यदि ओम ये शब्दों में लिखे तो संकेत भी लिख सकता है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से यहाँ पर आपको ये करना है। अगला प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। किसी विलयन की प्रतिरोधकता, या हम इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, इससे क्या आशय है। तो किसी विलयन का प्रतिरोध उसमें डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस शब्द को हम यहाँ पर लिख दिए हैं और इसी से यहाँ पर परिभाषा बनी हुई है। तो देख लेते हैं परिभाषा कैसे। ये क्या है, प्रतिरोध है। तो किसी विलयन का जो प्रतिरोध है, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी का ये संकेत हो गया। जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, वो रो हो गया। अब रो का यदि मुझे सूत्र निकालना है तो A को इधर पक्षांतर कर दिया, L को इधर पक्षांतर कर दिया, तो RA/ क्या हो गया, L हो गया। इस रो को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। अभी ये प्रतिरोधकता की परिभाषा नहीं हुई, आगे परिभाषा आएगी। इसमें हम क्या करेंगे, परिभाषा बताने के लिए, चलिए इसमें देखते हैं परिभाषा बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर A है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये कितना मान लिए हैं, 1 सेंटीमीटर,
और यहाँ पर एल है, एल को भी हम कितना मान लिए हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मान लिए हैं। तो जब मैं ए को भी 1 मान लिया, एल को भी 1 मान लिया, तो जो रो का मान है वो किसके बराबर हो गया, आर्क। बस यही चीज़ को हमको शब्दों में लिखना है। तो क्या है, यदि किसी बिलियन का जो यहाँ पर ये है, क्या कहना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, तो बिलियन की जो प्रतिरोधकता होती है या प्रतिरोध के आंकिक मान के क्या होती है, बराबर होती है। या सीधे से परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी बिलियन की प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर आयतन के प्रतिरोध के बराबर होती है। यदि सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है, इनको मिला दें तो ये घन सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इस तरह से आप परिभाषा दे सकते हो। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम सेंटीमीटर। यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं इस सूत्र से। तो ये इसका ओम हो गया प्रतिरोध का, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ए का, लंबाई का सेंटीमीटर हो गया, ये कट जाएगा तो क्या बचा, ओम सेंटीमीटर। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। इस तरह से इसको निकालना है आपको। अब यदि इतनी बड़ी परिभाषा नहीं देना है और वो सिर्फ 1 नंबर में आ गया है या 2 नंबर में, तो आप सीधे लिख दीजिए, अतः किसी बिलियन की प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर आयतन का प्रतिरोध होता है। इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं। ये पिछले साल आ चुका है, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। आप चाहो तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा, बाकी इस साल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखना है यार। तो देखिए तुल्यांकी चालकता क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL विलयन में विलय करने से उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो हम एक ऐसा विलयन बनाएं जिसका आयतन VmL है और उसमें 1 ग्राम तुल्यांक जो है विद्युत अपघट्य को घोल दें, तो वो जितने आयन उससे उत्पन्न होंगे तो समस्त आयनों की चालकता को हम क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता कहेंगे। तो परिभाषा देख लीजिए क्या है, तुल्यांकी चालकता 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL विलयन में विलय करने पर समस्त आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब यहाँ से इसका हम सूत्र बनाना चाहें तो यह विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा और आयतन V के गुणनफल के बराबर होता है, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो। तो दूसरी परिभाषा यदि ऊपर को आपको नहीं लिखना है तो इतना भी लिख सकते हैं आप, और चाहे तो दोनों भी लिख सकते हैं। तो दोनों ठीक है, चाहे ऊपर का लिख दें चाहे नीचे का। तो यह विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा और आयतन V के गुणनफल के बराबर होता है, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विलय उपस्थित हो। तो यहाँ पर इसको लेमडा और ये इक्विवेलेंट सी से प्रदर्शित करते हैं। ये कप्पा हो गया, V हो गया, इसी का जो मात्रक है हम यहाँ लिख देंगे। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। तो यहाँ पर ग्राम भी लिख सकते हैं, नहीं इतना ही ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो है आणविक चालकता। फिर से देखिए, जो अभी हम लिखे हैं तुल्यांकी चालकता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर हो गया आणविक चालकता। परिभाषा दोनों की सेम है। यो पिछली बार हम लिखे थे 1 ग्राम तुल्यांक भार, इस बार हम ले रहे हैं 1 ग्राम मोल, और परिभाषा वही लिखना है। तो देखिए 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में घोलने में विलय करने से उत्पन्न समस्त आयनों की जो चालकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, आणविक चालकता। यह विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा और आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है, जिसमें 1 ग्राम मोल उपस्थित होता है। इसमें 1 ग्राम मोल था, उसमें 1 ग्राम तुल्यांक भार था। थोड़ा थोड़ा अंतर है तो इससे आणविक वाला बन जाएगा। नाम ही है कि अणु होगा, इसमें मोल होगा, और इसका kV है। मात्रक यहाँ पर देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर इक्विवेलेंट का इनवर्स था, यहाँ मोल आ गया तो मोल का इनवर्स हो गया। इस तरह से हमको इसको दर्शाना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है। तो सेल स्थिरांक तो पिछले भी बार भी पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर से देख लेते हैं। किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल A का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे हम सेल स्थिरांक कहते हैं। अच्छा है, इसमें 2 प्रश्न हैं। इसमें यदि सेल स्थिरांक भरा है तो इतना लिख देना है, इसका सूत्र लिख देना है। सूत्र क्या है, x बराबर L/A। अब यहाँ सेल स्थिरांक का मात्रक यदि लिखना चाहें तो ठीक है, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, नहीं जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो पूछा नहीं है। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध। तो किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान लंबाई के समानुपाती होता है
और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमारा जो सूत्र बना, देख लीजिए प्रतिरोध के बारे में, कि ये प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो रो आ गया। लेकिन यहाँ पर अब आपको एक चीज और समझना है कि यहाँ पर ये L/A है, लेकिन L/A जो होता है वो सेल स्थिरांक होता है, तो रो इंटू क्या हो गया, x हो गया। अब यदि मैं x निकालूं, x माने सेल स्थिरांक, ये x क्या, x का मतलब क्या है, यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं x बराबर क्या, L/A, और बराबर ये क्या है, सेल स्थिरांक। अब यहाँ पर जो a है, आप स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ कैपिटल लिख दिए, यहाँ कैपिटल लिख दिए, तो यहाँ कैपिटल लिख दिए, स्मॉल है तो स्मॉल, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यदि मैं x निकालूं तो ये रो का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, r/रो। r का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध। रो का मतलब हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध को अब हम चालकता में लिखेंगे, तो प्रतिरोध को लिख सकते हैं 1/चालकता, और इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध को लिख सकते हैं 1/विशिष्ट चालकता। तो आप जानते हैं ये बटे में बटे का है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो विशिष्ट चालकता इंटू चालकता हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको विशिष्ट चालकता, इस चालकता को इसके साथ गुणा कर रहे हैं, ये x के साथ चालकता का गुणा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेल स्थिरांक, और वो क्या हो गया, चालकता। इस तरह से विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक और चालकता के गुणनफल के बराबर होती है। लास्ट में यदि आपको समझ में नहीं आया तो हमारे पास जो x था, x का मतलब क्या है, सेल स्थिरांक, और यहाँ पर जो हमारे पास आया है ये है विशिष्ट चालकता, और बटे में क्या है, चालकता। तो यदि हम इसका गुणा कर दें, सेल स्थिरांक गुणे चालकता कर दें, तो क्या बचेगा, विशिष्ट चालकता। तो यही विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक गुणे चालकता। इस तरह से इनके बीच का ये संबंध है, सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता के बीच का संबंध। अब हमारे पास यहाँ अगला प्रश्न है, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की विभिन्न चालकताएं किन कारकों पर निर्भर करती हैं। तो विद्युत अपघट्ट की चालकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, इनको समझ लीजिए। तो जो पहला कारक है ये तनुता है। विलयन की तनुता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता का मान कम होता है, लेकिन तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि आयन ज़्यादा विकृत हो जाते हैं। तो ये है तनुता पर ये प्रभावित होती है। दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति। तो विलायक का डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होने पर चालकता का मान अधिक होता है। माने यही है कि यदि दो आयन अलग अलग हो गए हैं और उनका डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक है, तो चालकता का मान कैसा होगा, अधिक होगा, और जिनका कम होगा उसके लिए क्या हो गया, कम हो गया। तो ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद यहाँ पर है विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या, कि विलयन में कितने आयन हैं। यदि विलयन की में जैसे प्रबल विद्युत अपघट्ट में जो है आयनों की संख्या अधिक होती है, तो वो उनकी चालकता अधिक होगी, और जो दुर्बल है उनकी चालकता कैसी होगी, कम। तो इसी को शब्दों में लिखा, प्रबल विद्युत अपघट्टों की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्टों की चालकता से कैसी होती है, अधिक होती है, अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्ट की कम होती है। तो आप अपनी मर्जी से उसको लिख सकते हैं। फिर है आयन का अमाप। जलीय विलयन में जो छोटे आयन होते हैं अधिक जलयोजित होने के कारण उनकी अमाप में वृद्धि होती है, जिससे चालकता कम हो जाती है। तो आयन की अमाप यदि बढ़ जाती है तो चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ताप का प्रभाव, तो ताप बढ़ाने पर, विद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाने पर चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये 3 अंक के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब यहाँ पर हम 4 अंक के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं। चैप्टर का नाम वही है, वैद्युत रसायन और 12th केमिस्ट्री का है। इसमें देख लेते हैं 4 अंक के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, या इसकी कार्यविधि को समझाइए। कुछ भी ऐसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड 3 नंबर या 4 नंबर में आ जाए तो आपको ये सारा कुछ लिखना है। तो सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, और ये टुकड़े टुकड़े में पूछ देता है। जब इतना पूछ दिया तो हो सकता है कि 2 ही नंबर में पूछ दे, तो परिभाषा भर लिखना है। आगे और पूछ दे कार्यविधि तो थोड़ा और आगे बढ़ जाना है। तो देखिए, 298 केल्विन ताप, इसको हम 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं। डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 273 केल्विन और साथ में 25 जोड़ेंगे तो 298 केल्विन हो जाता है। डिग्री सेल्सियस को यदि हमको केल्विन में बदलना है तो उस ताप के साथ 273 और जोड़ देते हैं। एवं एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता के हाइड्रोजन आयन के विलयन से उत्पन्न विभव को मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं। तो देख लीजिए, इसमें 3 चीजें हो गई। 298 केल्विन का ताप होना चाहिए,
एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, विलयन की सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। तो जो हाइड्रोजन आयन के कारण विलयन में विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन विभव। तो सीधे 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 298 केल्विन ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता के हाइड्रोजन आयन के विलयन से उत्पन्न विभव को मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। ये अलग से खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है। यदि आप इसको लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं परिभाषा भर पूछा है तो वही लिखिए। अब इसे बनाने की विधि को देख लेते हैं, इसका चित्र भी है तो चित्र से समझेंगे, पहले इसकी शब्द भाषा देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन H+ के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में पहले तो हम हाइड्रोजन आयन का 1 मोलर सांद्रता विलयन लेंगे और उसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई एक पत्ती के इलेक्ट्रोड को डुबाकर रखते हैं। तो एक पत्ती का मतलब यही है कि ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, उसमें नीचे जो है एक पत्ती की परत बना लेते हैं और उसमें प्लेटिनम ब्लैक लगा देते हैं। यह कांच की एक नली से ढका रहता है। नली में जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है, 1 वायुमंडलीय दाब होता है और इसमें शुद्ध हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है तथा शीघ्र ही H2 और H2O+ आयनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड एवं कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है, लेकिन यदि अकेला हो तो इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस चित्र को आपको बनाना है और इस चित्र के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो चित्र में क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का 1 मोलर विलयन लेना है। फिर यहाँ ये जो हम प्लेटिनम का ये है, प्लेटिनम का हम एक इलेक्ट्रोड लेंगे और उसमें जो है प्लेटिनम की पतली परत चढ़ा देते हैं और उसको एक कांच की नली के अंदर डुबा देते हैं। और डुबाने के बाद हम इसमें इस कांच की नली में जो है 1 वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस जो है इसमें प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और H2H2O+ के बीच जो है साम्य स्थापित हो जाता है, तब हम इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लेते हैं। अब ये कैथोड भी बन सकता है, एनोड भी बन सकता है, वो परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है। अब देखिए इसकी कार्यविधि को हमको सूत्र के रूप में लिखना है कि ये काम कैसे करता है। वो तो चित्र के बारे में हो गया, अब हमको बताना है कि ये कब इलेक्ट्रोड है, कब ये जो है एनोड है, किस किस कंडीशन में करेगा। तो मानक हाइड्रोजन SHE ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड होने पर सेल अभिक्रिया H2 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन जो उसमें हाइड्रोजन गैस है वो अपने आयनों में टूट जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालती है, तब वो किसका काम करने लगती है, एनोड का काम करने लगती है। यदि मान लो कोई ऐसा इस पर धातु डुबाया गया है, उसके साथ जब निकालते हैं तो ये कैथोड का काम करने लगे, तो यहाँ पर कैथोड का काम जैसे है तो इसी का उल्टा लिख देंगे। अब इस इलेक्ट्रोड के सेल बाईं ओर और निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो देखिए H2 है तो H2 लिख दिए, ये 1 एटीएम पर प्लेटिनम है, माने ये जो गैस है 1 वायुमंडलीय दाब पर है और प्लेटिनम द्वारा अवशोषित होती है। इस तरह से इसको लिखते हैं। ये 1 लाइन खींचते हैं माने अर्ध सेल होता है, यदि 2 लाइन खींच देते हैं तो पूर्ण सेल होता है। अब इस इलेक्ट्रोड को हम कौन से विलयन में डुबाते हैं, 1 मोलर विलयन में H+ आयन के विलयन में डुबाते हैं, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये अर्ध सेल का सूत्र हो गया, कब, जब ये एनोड की तरह काम करेगा। अब दूसरा है यदि ये कैथोड पर काम करे तो जो ये हाइड्रोजन होता है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और साथ में ये हाइड्रोजन बनाएगा। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्लस लगाना छूट गया है, ये हाइड्रोजन आयन है। तो 2 हाइड्रोजन आयन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस पर क्रिया होगी, कैथोड पर होगी। अब यहाँ पर ये मिलेंगे कहाँ, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ हम लिख दिए कि जो H+ है 1 मोलर विलयन में उपस्थित है और ये अर्ध सेल हो गया। H2 ये जो है 1 वायुमंडलीय दाब पर कहाँ पर मिलेगा, प्लेटिनम पर मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस सेल को हमको व्यक्त करना है। तो दोनों क्रिया को हमको बताना है कि ये एनोड की भांति काम करेगा तो कैसा अर्ध सेल होगा, और यहाँ पर ये कैथोड की भांति काम करेगा तो कैसा अर्ध सेल होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनस्ट समीकरण को व्युत्पन्न करना है। तो चलिए देखते हैं नरनस्ट समीकरण क्या बताता है और क्या है। देखिए, विद्युत रासायनिक सेलों में विद्युत अपघट्ट विलयन के सांद्रण
हमेशा निश्चित नहीं होता है तथा इलेक्ट्रोड विभव विद्युत अपघट्ट के सांद्रण तथा ताप पर निर्भर करता है। तो जो हम विद्युत अपघट्ट यूज करते हैं सेल बनाने के लिए, उसका सांद्रण तो निश्चित नहीं रहता है, बदलता रहता है। और जो विद्युत अपघट्ट का विभव होता है वो सांद्रण पर भी निर्भर कर सकता है और ताप पर भी निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नस्ट ने एक समीकरण दिया। तो उस समीकरण को हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, देखते हैं समीकरण में क्या है। तो किसी अपचयन अर्ध अभिक्रिया के लिए जो नर्नस्ट समीकरण है निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए नर्नस्ट समीकरण को यहाँ पर देखना है आपको। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कोई सामान्य अभिक्रिया, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर धातु है और धातु जो विलयन में घुली हुई है उसमें N+ आयन है। तो ये N+ आयन को संतुलित करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये Ne इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि यहाँ 4+ होता तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होता। जब ये मिलता है तो किस में बदल जाती है, ठोस धातु में बदल जाती है। अब इसके लिए हमको नर्नस्ट समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए नर्नस्ट समीकरण लिख देंगे E बराबर E0 माइनस RT/NF और ये है ln। और यहाँ पर ये M बना है तो ऊपर तो M होना चाहिए, यहाँ पर M और नीचे होना चाहिए Mn+1। तो यहाँ M नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ठोस धातु में M की सांद्रण का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर M न लिख के हमने क्या लिख दिया, 1। अब आगे के स्टेप में देखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देता हूँ तो थोड़ा सा आसानी में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये नर्नस्ट समीकरण, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर E लिख दिए, E0 लिख दिए, यहाँ माइनस लिख दिए RT/NF, ये ln लिख दिए और यहाँ 1/Mn+। इस समीकरण के हिसाब से इसको हम बना दिए। अब बनाने के बाद यहाँ पर होना चाहिए नियम के हिसाब से M/Mn+ होता है, लेकिन यहाँ M नहीं लिखा क्योंकि ठोस धातु के लिए M का मान जो सांद्रण होता है वो 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अगले स्टेप में देखिए कि यह माइनस का क्या हो गया, प्लस। बाकी सारी चीज़ लिखी हुई हैं, ये जो है ये ऊपर चला गया। तो जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो एक माइनस और आएगा और वो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ऊपर वाले चिन्ह में माइनस है, नीचे वाले में चिन्ह में प्लस है। ये प्लस इसलिए होगा क्योंकि ये M जो है बटे का, इसको हमने कहाँ लिख दिया है, ऊपर लिख दिया है। अगले स्टेप में इसको मैं इसी तरह से उतार दिया, ये भी उतार दिया। अब देखिए ये जो ln है, ln का मान जब हम log 10 में बदलते हैं तो इतना और लिखना पड़ता है, 2.303 और log 10 लिख देते हैं। ये नेचुरल log है, नेचुरल log का जो आधार होता है E होता है और यहाँ पर 10 के आधार में जब बदलते हैं तो ये 2.303 log 10 के बराबर होता है। तो RT मेरे पास पहले से था, NF भी पहले से है, सिर्फ यहाँ पर log 10 रखेंगे तो यहाँ पर ये इतना मान आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो जो इस सूत्र में मान आए हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मान तो मैं रख लिया। E का मतलब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, E0 का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R का मतलब यहाँ पर गैस स्थिरांक है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल है, Mn+ सांद्रण है किसका, एक मोलर सांद्रण है 298 केल्विन पर, और यहाँ पर T का मतलब जो है परम ताप है, उसको हम 298 केल्विन ले ली है। N का मतलब धातु आयन की संयोजकता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग रही है, ले रही है। F1 का मतलब फैराडे का मान है, ये 96,500 कूलाम। यदि यहाँ पर सभी मान रख दें, थोड़ा सा आपको समझना है, यहाँ पर E की जगह पर E रख दिया, E0 की जगह पर E रख दिया। अब यहाँ पर 2.303 की जगह वही रहेगा। R का मान ये रख देंगे, यहाँ गुणे लग दिए 8.31 और इसके बाद यहाँ पर R का मान हो गया। फिर T का मान यहाँ पर 298 लिख देते हैं, 298। और यहाँ पर F का मान 96,500 लिख देते हैं। यदि इसका मान रख दिए, सब हल कर दिए, तो यही जो मान है गुणा होने के बाद 0.059 n हो जाएगा। बाकी इधर का लिखा ही है। तो ये जो मान आ गया तो एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए ये नर्नस्ट का समीकरण कहलाया। तो इस तरह से अकेला इलेक्ट्रोड यदि किसी चीज़ में डूबा है तो उसके लिए इलेक्ट्रोड का विभव कितना होगा, इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए।
अब इस नियम को समझते हैं, क्या है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत आवेश या विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब यही है कि यदि हम जितनी विद्युत आवेश उसमें प्रवाहित करेंगे, धारा उसमें जो निकलने वाले पदार्थ की मात्रा या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। इस प्रश्न को ऐसे समझ सकते हैं, इसका हल ऐसे जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेल है और यहाँ पर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये जिंक की छड़ है, ये प्लस का काम कर रही है और ये माइनस का काम कर रही है। ये कॉपर की छड़ है। अब इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो जो कॉपर होता है इसमें जमा होता है। कितना जमा होगा, जितनी धारा प्रवाहित करेंगे, आवेश की मात्रा या धारा की मात्रा पर। तो यही है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम इस तरह से इसको समझ लेते हैं। ये विद्युत अपघटन की क्रिया में है, तो सीधा सीधा विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ये W को कहला गया। उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश के या विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि उसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं t सेकेंड तक, और इलेक्ट्रोड पर जो जमा हुए पदार्थ का मान क्या है, वो W है। तो हम यहाँ लिखेंगे W समानुपाती Q। यदि आप इसको नहीं लिखना चाहे तो लास्ट में जहाँ करके भी लिख सकते हैं, इतना भर लिख दीजिए, तो W/Q हो गया। अब यहाँ पर लिख दिए W = IT, क्योंकि जो Q का मान होता है वो IT होता है। IT का मतलब कूलाम में विद्युत आवेश की क्या है, ये मात्रा है। तो ये W लिखा, समानुपाती लिखा, Q को बदल के क्या लिख दिए, IT लिख दिए। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक नियतांक आता है, तो ZIT हो गया। तो Z जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा नियम है, उसको समझ लेते हैं। जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन से होकर विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। इसको ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पर ये चित्र है तो चित्र से ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर सेल हैं। अब इन सेलों में हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। जब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो इन सभी को समान धारा प्राप्त होगी। जब समान धारा प्राप्त होगी तो इन पर जो इलेक्ट्रोड हैं उन पर जो है मात्रा एकत्रित होगी। जैसे यहाँ पर ये मात्रा एकत्रित हो गई, इसमें जो विलयन में घुला रहता है वो ठोस में बदलता है, तो यहाँ पर जाकर के जमा होता है। ये इलेक्ट्रोड में जमा हो गया, ये भी कहाँ हो गया, इलेक्ट्रोड में जमा हो गया। कितना जमा होगा, इसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। जितना रासायनिक तुल्यांक जिस पदार्थ का होगा उतना ही उसमें क्या होगा, जमा होगा। यही तो यही है, यदि विभिन्न विलयनों में या विभिन्न सेलों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, समानुपाती होती है। और ये जो चित्र बना है इसी से कि माना श्रेणी क्रम में जुड़ी है दो विद्युत अपघट्यों में विद्युत की मात्रा समान है और उसमें जो निक्षेपित पदार्थ है, यहाँ पर विक्षेपित लिख गया है, आपको ये समझना है कि निक्षेपित है। ये निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं या जमा हुए पदार्थ की मात्राएं W1 W2 हैं, उनके रासायनिक तुल्यांक E1 E2 हैं। तो W समानुपाती क्या होगा, E, या कह सकते हो कि W1 का संबंध E1 से है, W2 का संबंध E2 से है, W3 का संबंध E3 से है। माने पहले सेल का जो जमा हुआ पदार्थ है वो पहले के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा, दूसरे सेल का जो जमा हुआ पदार्थ है वो दूसरे सेल के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। तो उसको इस तरह से सूत्र में लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न है हमारे पास, संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगने की विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातु के धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो कि नमी हो, गैस हो, तो इसके उपस्थिति में जो धातु क्षय होती है, नष्ट होती है या दूसरे यौगिकों में बदलती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। अब यहाँ पर प्रश्न था कि ये जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। तो चलिए जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझते हैं। इसमें
इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है। यदि इस लोहा शुद्ध नहीं है, उसमें दूसरे अवयव मिले हुए हैं, तो वो किसकी तरह काम करेगा? विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करेगा। ऐसे सेल को संचारण सेल भी कहते हैं। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड का काम करता है, अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है, और जो नमी में O2 और CO2 विलेय हैं वो विद्युत अपघट्य का काम करती है। और एक विद्युत रासायनिक सेल के लिए क्या चाहिए? उसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, विद्युत अपघट्य होता है, वो सेल का काम करने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर वो एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। और उसमें ये रासायनिक क्रिया को हम देख लेते हैं। तो रासायनिक क्रिया क्या है? एनोड पर देखिए 2Fe माने ठोस अवस्था में आयरन है, तो आयरन जो है ये 2 आयनों को निकाल देता है, मतलब टूट रहा है। इसके बाद कैथोड पर क्या होता है? ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन जो घुली हुई है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या किसमें जल बनाती है। यहाँ पर जो समग्र अभिक्रिया है तो FeO2 4H, इसको हम मिलाएंगे, Fe हो गया, फिर ये O2 हो गया, फिर ये 4H हो गया। इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरफ है, उसको लिखते नहीं, इधर हमारे पास Fe बचा, ये H2O बचा। इन दोनों को जब मिला देंगे तो समग्र अभिक्रिया कहलाने लगती है। तो आपको समग्र अभिक्रिया याद नहीं करना है, एनोड की कैथोड की याद करें हैं। इलेक्ट्रॉन को भर नहीं लिखना है, ना उस साइड का ना इस साइड का, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। बाकी इस साइड को जोड़ के इधर लिख दें, इस साइड को जोड़ के इधर लिख दें, समग्र अभिक्रिया बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो एनोड है उसका जो विभव है -0.44 है, और जो कैथोड है उसका विभव जो है 1.23 है। अब ये जो दोनों मिल गए तो इस सेल का कुल विभव कितना हो गया? 1.67 हो गया। इसके उपरांत वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा फेरस आयन और अधिक ऑक्सीकृत होकर के फेरिक आयनों में बदल जाते हैं। तो ये जो फेरस आयन है ये ऑक्सीजन और मिलता है, तो ये जल योजित होकर के फिर ये Fe2O3 बना देते हैं। यही क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। तो इस तरह से आपको सारा कुछ लिखना है, और ये रासायनिक क्रिया भी लिखना, एनोड पर कैथोड पर समग्र ये लिखना है। और यहाँ पर बताना है कि ये जो फेरस आयन है ये और अधिक ऑक्सीकृत होकर के जो है फेरिक आयनों में बदल जाते हैं। फिर ये फेरिक आयन जो है जल से मिलते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बना देते हैं, और वही फेरिक ऑक्साइड क्या कहलाती है? जंग कहलाती है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को लिखना है और इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले क्या हैं? धातु की प्रकृति, अधिक क्रियाशील धातु जल्दी संक्षारित होती है। यहाँ पर देखिए धातु में अशुद्धियाँ, जो अशुद्ध धातुएं होती हैं वो जल्दी संक्षारित होती हैं। फिर यहाँ पर है वातावरण, धातु के आसपास जो वातावरण उपस्थित है उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नमी है, खारापन है, लवण की उपस्थिति है, ये SO2 SO3 आदि गैसें हैं, ये संचारण को क्या करती हैं? संचारण को बढ़ावा देती हैं। तो वहाँ का आसपास का वातावरण पर भी ये निर्भर करता है। तो इस तरह से ये 3 कारक हो गए कि धातु की प्रकृति कैसी है, धातुओं की अशुद्धियाँ हैं, और वातावरण कैसा है, उस पर संचारण निर्भर करता है। अब इसको बचाव के लिए हम क्या करते हैं? रोधिका या बैरियर स्थापित करना। तो हम क्या करते हैं? यदि लोहे को संक्षारण से बचाना है या कोई धातु को बचाना है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? पेंट लगाते हैं, सतह पर ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, टिन, निकिल, क्रोमियम, जिंक आदि की जो परतें होती हैं वो लगा करके हम क्या करते हैं? संक्षारण को रोकते हैं। तो कहना चाहिए उसके ऊपर जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो लगा करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। फिर यह है समर्पित बचाव। अब समर्पित बचाव सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है क्या? इस विधि में लोहे के ऊपर इससे अधिक क्रियाशील धातु की तह चढ़ा देते हैं। पिछली बार में जो है कम क्रियाशील की धातु की चढ़ाए थे, इस बार क्या है? अधिक क्रियाशील धातु की हम तह चढ़ा देते हैं। इससे लोहे पर कोई संक्षारण प्रभाव होने से पूर्व यह धातु नष्ट हो जाती है और लोहे के पदार्थ बचे रह जाते हैं। तो यदि संक्षारण भी होगा तो जो बाहर की धातु होगी उसका संक्षारण होगा और अंदर जो है वो बचा रहेगा, जैसे गैल्वेनीकरण कहलाता है, उस एक समर्पित बचाव का उदाहरण है। अब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण, यदि आ जाए तब इसको लिखना है कि गैल्वेनीकरण क्या होता है। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहे की सतह पर कोई खरोंच आने पर भी संक्षारण नहीं होता, क्योंकि जिंक और फेरस दोनों में से जिंक का ऑक्सीकरण पहले हो जाता है। इस तरह से है। अब ये सीसा संचायक सेल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसमें जो मैं थोड़ा थोड़ा खोल देता हूँ इसको आप देख सकते हैं, इसको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। शुष्क सेल थोड़ा सा देख लेते हैं। शुष्क सेल में जिंक का एक खोखला आवरण रहता है।
जिसके ऊपर NH4Cl और कम मात्रा में ZnCl2 जल में बना पेस्ट लगा रहता है। जिंक सिलेंडर एनोड का कार्य करता है। कैथोड एक कार्बन की छड़ होती है। कार्बन की छड़ की चारों ओर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का और कार्बन का चूर्ण भरा होता है। जस्ते के खोखले आवरण के ऊपर मोटे कागज का आवरण लगा होता है और इसमें आयरन और स्टील को लीक प्रूफ करने के लिए लगा देते हैं। तो चलिए इसको पढ़ा देना है सीधे सीधे। तो इसमें जिंक का क्या कहलाया, एक आवरण कहला गया बेलनाकार। इसके अंदर NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। इसके बीच में MnO2 और कार्बन का चूर्ण भरा होता है। इसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ होती है। इसको कागज से सील कर दिया जाता है और इसके ऊपर धातु की टोपी लगा दी जाती है। यही क्या कहलाता है, शुष्क सेल कहलाता है। तो जो चित्र बना है क्रम से, इसी को पढ़ देना है तो ऊपर वही भाषा बन जाएगी। अब मेन है इसकी क्रियाविधि क्या होता है। तो जब सेल कार्य करता है तो जिंक धातु इलेक्ट्रॉन खोकर आयनों के रूप में विद्युत अपघट NH4Cl में विलय हो जाती है। तो सबसे पहले जब ये काम करेगा तो जिंक अपने आयनों में टूटेगा और जो आयन है NH4Cl में चला जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परपथ में गमन करते हैं, कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और NH4 के साथ ही विसर्जित हो जाते हैं। तो देखिए अब इसकी जो क्रिया होती है उसको कैसे कैसे। एनोड पर क्या हो गया, जिंक अपने आयनों में टूट गया, इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। अब ये जो आयन है ये किस में चले जाएंगे, कैथोड में। कैथोड में NH4+ होता है और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। Mn2O3 बन गया, H2O बन गया, 2NH3 बन गया। इस तरह से अब जब पूर्ण अभिक्रिया होती है तो पूर्ण अभिक्रिया में इन दोनों को मिला के लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते तो चाहे जिंक लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये आया तो ये लिख दिए, इसको लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए। इस तरह से समग्र अभिक्रिया बन गई। तो समग्र अभिक्रिया बनाना आसान होता है, कैथोड एनोड की क्रिया को मिला के लिख देते हैं। शुष्क सेल का जो वोल्टेज होता है 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के मध्य होता है। इतना उसका जो है EMF होता है, विद्युत वाहक बल होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलरास का नियम लिखिए, इसके दो उपयोग हमको बताना है। तो देखिए कोलरास का नियम क्या है। कोलरास के अनुसार, ये NCERT से दिया गया है। कोलरास के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, चाहे सीमांत लिख दें, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, उसके धन आयन एवं ऋण आयन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर में निरूपित किया जा सकता है। तो इसको हम सूत्र के रूप में यही लिख सकते हैं। ये जो है सीमांत मोलर चालकता है। अब किसी विद्युत अपघट्ट के सीमांत मोलर चालकता को उसके धन आयन और ऋण आयन के योगदान के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो सीधा सीधा यही हो गया कि किसी विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता को उसके धन आयन और ऋण आयन के योगदान के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यही क्या है, कोलरास का नियम है। अब यहाँ पर ये क्या है, व्यापक रूप में यदि एक वैद्युत अपघट्ट वियोजन पर V+ धनायन और V- ऋण आयन देता है। V+ का मतलब मान लीजिए 2 धनायन दिया तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 4 ऋण आयन दिया तो यहाँ 4 हो जाएगा, देता है। इसकी सीमांत मोलर चालकता को निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो है कोलरास के नियम का सूत्र है। अब यहाँ पर ये जो λ+ और 0 है, λ- और 0 है, ये धन आयन ऋण आयन की सीमांत मोलर चालकताएं हैं। अब कोलरास के नियम के अनुप्रयोग को समझते हैं। तो यहाँ अनुप्रयोग क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत तन्यता पर तुल्यांक चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्टों की तुल्यांक चालकता और आणविक चालकता प्रबल विद्युत अपघट्टों से ज्ञात की जाती है। जैसे CH3COH की अनंत तन्यता पर आणविक चालकता, मोलर चालकता की गणना। तो यहाँ पर देखिए विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकालना कठिन होता है जो दुर्बल होता है। तो हम दुर्बल को कैसे निकालें, तो हम प्रबल विद्युत अपघट्टों की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं कोलरास के नियम से। देखिए यहाँ पर अभी हम सवाल भी लगाएंगे, फिलहाल ये समझ लीजिए ये हमारे पास ये एस्टिक अम्ल है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसकी मोलर चालकता गणना करना कठिन होता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये प्रबल विद्युत अपघट्ट लिख लिए, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्ट है। इन दोनों की मोलर चालकता को जोड़ेंगे और इसकी मोलर चालकता को हम घटा देंगे तो हमको किसकी मोलर चालकता मिल जाएगी, एस्टिक अम्ल की मिल जाएगी। अब इसको तोड़ के देखते हैं। यदि हम गणित रूप में लिखें तो CH3CO ये अपने आयनों में टूट गया। यहाँ पर ये हम मोलर चालकता लिखते हैं, सीमांत मोलर चालकता।
इसी तरह मैं HCl को तोड़ूं तो H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। इसी तरह इसको तोड़ूं तो CH3CO माइनस और Na प्लस हो जाएगा। इसको तोड़ें तो माइनस Na और ये Cl हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम इसको तोड़ लिए। यहाँ पर तोड़ इनको हम वियोजित कर लिए अपने आयनों में। यहाँ पर भी ये Na प्लस हो गया, ये Cl माइनस हो गया। अब इसमें देख लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से कटती हैं। तो आप देख रहे होंगे Na प्लस से कट जाएगा, प्लस माइनस में Cl है, ये Cl से कट गया। क्या बचा हमारे पास? यही बच गया ना, CH3CO H प्लस और H प्लस CH3CO। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है ये मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की भी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर ये है लैम्डा सी, माने किसी सांद्रता पर तुल्यांक की चालकता, और ये इन्फिनिटी है अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता। इसका जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वियोजन की मात्रा कहते हैं। अब कोलरास के नियम से जो अनंत तनुता का है वो इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा सी और डेल्टा ए अनंत तनुता पर दोनों का हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ गया और इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं कोलरास के नियम के प्रयोग से। अब चलिए यहाँ पर है विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर हमको समझाना है। तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारकों और अपचायकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो यदि आपको इतनी बड़ी परिभाषा नहीं लिखना है तो सीधे लिख सकते हैं आप कि वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी होता है, वोल्टेक सेल भी होता है। तो चाहे विद्युत रासायनिक सेल आ जाए, गैल्वेनिक सेल आ जाए, वोल्टेक सेल आ जाए, डेनियल सेल आ जाए, सारे के लिए आपको यही करना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो चलिए डेनियल सेल का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये एक पात्र है जिसके अंदर जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और इसके जिंक की इसमें क्या है, छड़ डूबी हुई है। 1 मोलर सांद्रण में ये भरा हुआ है। इसी तरह से यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन है और 1 मोलर सांद्रण का है, इसके अंदर कॉपर की छड़ डूबी हुई है। यहाँ पर जो है ये एक लवण सेतु है और लवण सेतु में आप जानते हैं कि KNO3 होता है और अगर जेली होती है उन दोनों को मिला करके इसमें रखा जाता है। और यहाँ हम बाहर से क्या कर रहे हैं, ये अमीटर लगा दिए और इसमें धारा प्रवाहित हो रही। तो जब धारा प्रवाहित होती है तो होता क्या है, ये जो जिंक होता है अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इसमें विलयन में छोड़ देता है और यही इलेक्ट्रॉन इसकी सहायता से यहाँ पहुँचते हैं। इसमें जो कॉपर होता है विलयन में उसको ग्रहण करके यहाँ पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया चलती है और इसको अब हमको यहाँ पर लिखना है। तो डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक धातु की छड़ ZnS4 विलयन में डूबी होती है और वही चीज़ जो वहाँ पर शब्दों में बोल रहे थे वही यहाँ लिखना है। कॉपर की जो छड़ होती है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में अलग अलग पात्रों में डुबा कर रखी जाती है। दोनों विलयनों के बीच KNO3 लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ लवण सेतु जो है KNO3 का विलयन हो, KCl का विलयन हो, Na2SO3 का विलयन हो, SO4 का विलयन हो, सोडियम सल्फेट का कोई भी विलयन अगर जेली के साथ मिला करके हम रख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसके बारे में लिख देना है। लिखने के बाद अब यहाँ से क्रियाविधि चालू होती है। तो यहाँ पर इस सेल में एनोड जिंक इलेक्ट्रोड है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण होता है। ये देखिए जिंक सल्फ है, ये घुलता है और अपने आयनों को अपने विलयन में डाल देता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अब इसमें जो कॉपर कैथोड है वो उसमें अपचयन होता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो जो कॉपर के विलयन में ये कॉपर आयन होता है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, कॉपर सल्फेट बनाता है और उसके जाकर के उसमें जाके जमा हो जाता है उसके इलेक्ट्रोड में। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम संपूर्ण अभिक्रिया रखेंगे। तो संपूर्ण अभिक्रिया में बोला कि ये जिंक लिख दिए यहाँ पर, ये देखिए, फिर ये Cu2+ लिख दिए। इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखा जाता है क्यों, खत्म हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हम Zn2+ बचा, तो यहाँ पर Zn2+ है और Cu है, तो Cu आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। इस तरह समग्र अभिक्रिया लिखना तो बड़ा आसान होता है। अब यहाँ पर हमको इसके सेल को प्रदर्शित करना है। तो सेल के प्रदर्शन करने के लिए हम देखते हैं कि जो जिंक होता है, छड़ होती है, ZnSO4 में डूबी होती है और यहाँ पर जो COSO4 होता है और उसमें Cu की छड़ डूबी होती है। इस तरह से यहाँ पर इनका सॉल्यूशन लिखा है, जो इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं वो।
अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, ईंधन सेल किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि का वर्णन करिए। तो ये ईंधन सेल का ये चित्र है, देख लीजिए ईंधन सेल, और ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो बना हुआ है ये ईंधन सेल है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जा रही है, ऑक्सीजन गैस जा रही है, यहाँ ये विद्युत अपघट्ट है, और इसमें ये कैथोड हो गया, ये H2O गैस, ये है एनोड। अब यहाँ पर इसका परिभाषा वगैरह देखते हैं और समझते हैं क्या है, तब फिर चित्र समझेंगे। ऐसे गैल्वेनी सेलों को जिसमें हाइड्रोजन, मेथेन या मेथेनॉल आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम हाइड्रोजन का उपयोग करें हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो इसमें दहन होगा, और दहन से जो ऊर्जा निकलेगी वो विद्युत में बदल जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ईंधन सेल कहते हैं। तो ऐसे गैल्वेनी सेल जिसमें हाइड्रोजन का, मेथेन का, मेथेनॉल का आदि ईंधनों का दहन ऊर्जा का सीधे किसमें रूपांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा में, उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। अब ईंधन सेल को बनाते कैसे हैं, सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से सांद्र जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ये सरंध्र पात्र हैं, और यहाँ पर जलीय जो विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें हम इसको क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया दर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जैसे प्रेरकों को इलेक्ट्रोडों में समावेशित किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं नीचे दी हैं। तो जब हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा पैलेडियम मिला देंगे, थोड़ा सा हम वहाँ पर प्लेटिनम मिला देंगे, तो ये क्रिया थोड़ी आसानी होने लगेगी, आसान से हो जाएगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। तो देखिए कैथोड में क्या होता है, कैथोड जो है ऑक्सीजन है, ये जल से रिएक्शन करेगा, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये लेगा, और इस तरह से 4OH- यहाँ पर देता है। अब जो एनोड है उसमें पर हाइड्रोजन हम दे रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन से जो 4OH इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसको ये ग्रहण कर लेता है, और इसको फिर किस में बदल देता है, जल में, और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकालता है। अब इस समग्र अभिक्रिया को हम देखते हैं कि जो चीज़ दोनों में होती है उसको नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ 4H आ गया, इसमें भी 4OH आ गया, इसको नहीं लिखना है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको नहीं लिखना है। अब यहाँ O2 है तो O2 लिख दिए, H2 है तो H2 लिख दिए, इसको उतार दिए हैं। अब यहाँ पर ये जो है H2H2O तो दोनों तरफ है, तो यहाँ 2H2O है, यहाँ 4H2O है, तो यहाँ पर 2H2O में से तो ये हटा दिए तो कितना बचेगा, 2H2O बनेगा। इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। तो ये ईंधन सेल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं संख्यात्मक प्रश्नों को। वैद्युत रसायन के जो प्रश्न है न्यूमेरिकल वाले, उनको समझते हैं। न्यूमेरिकल वाले प्रश्न क्या है, देखिए इससे आएंगे भी न्यूमेरिकल, इससे आने की संभावना है, जो 3 अंक के हैं। तो संख्यात्मक प्रश्नों को देखते हैं। 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की 298 केल्विन पर विशिष्ट चालकता इतनी है, 2.48 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो तो मोलर चालकता की गणना करिए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, देख लेते हैं। ये जो हमको दिया है ये विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता को हम किससे लिखते हैं, कप्पा से। तो यहाँ पर हम इसको किससे दर्शा दिए, ये जो मान है ये पूरा का पूरा मान क्या कहलाया, के कहला गया, इसको हम के से लिख दिए। अब अगला हिस्सा देखते हैं। इसमें यहाँ पर जो मोलर सांद्रता है, ये सांद्रता विलयन की जो सांद्रता है ये, तो ये सांद्रता को हम किससे, CM लिख दिए हैं, C भी लिख सकते हो आप, इससे दर्शा दिए। इसके बाद हम जानते हैं कि जो मोलर चालकता होती है वो कप्पा और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये मैं के भी लिख दिया। अब मेरे पास आयतन नहीं दिया, तो आयतन जनरली ml में होता है, तो 1000/CM लिख देना। V का मान है ये, V का मान ये है, इसको हम इसमें लिख देंगे CM में। तो यहाँ पर ये K का मान, अब यहाँ K का मान ये लिख दिया, ये देख लीजिए ये। इसके बाद गुणे 1000 लिख दिया। फिर ये CM का मान 0.02 है, ये देख लीजिए 0.02 है ना। तो अब इसको जब हम हल करेंगे और हल करने के बाद जब निकालेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से इसको हल करके देखना है आपको। तो एक लाइन का सवाल है, जब तक आप इसको लगाएंगे नहीं अच्छे से नहीं बनेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 5 एम्पियर विद्युत धारा 30 मिनट तक AgNO3 से भरे पात्र में प्रवाहित करने पर 10.7 ग्राम
चांदी जमा होती है तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालिए। यदि हाइड्रोजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है तो चांदी का रासायनिक तुल्यांक भार निकालिए। तो देखिए फैराडे के नियम से W इक्वल टू क्या होता है, ZIT। अब यहाँ W का मान इसमें दिया गया है, कितना पदार्थ जमा होता है 10.7 ग्राम, तो 10.7 ग्राम हो गया। धारा कितना है 5 एम्पियर, तो I बराबर 5 एम्पियर लिख लिए। समय कितना दिया है, समय 30 मिनट दिया है, तो 30 को सेकेंड में बदलेंगे तो 30 × 60 सेकेंड लिख दिए। अब यहाँ पर जो सूत्र है इस सूत्र में हम मान रख देंगे। तो देखिए मान कैसे कैसे रखे हैं, यहाँ हमारे पास जो सूत्र है ये सूत्र ऊपर लिखा है W, तो W का मान इतना है तो W की जगह ही रख दिए, Z की जगह Z रख दिए, I की जगह I का मान वो 5 रख दिए, फिर T की जगह 30 और 60 का ये रख दिए। इतना Z का मान निकालेंगे तो इनका पक्षांतर करेंगे, भाग करेंगे, 0.00118 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जितना इनका भार होगा वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, तो W1/W2 बराबर हो जाएगा E1/E2 बराबर कितना हो जाएगा, Z1 क्या हो गया, Z2। तो यहाँ पर ये लिख दिए चांदी का तुल्यांक भार बराबर बटे में हाइड्रोजन का तुल्यांक भार, तो चांदी का रासायनिक तुल्यांक और हाइड्रोजन का रासायनिक तुल्यांक इस तरह से लिख दिए। तो हमको चांदी का ये चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का मान 1 दिया है तो ये 1 लिख दिए, यहाँ पर चांदी का रासायनिक तुल्यांक जो अभी हम ये हल किए हैं तो ये आ गया, और हाइड्रोजन का इतना दिया है, यदि इसको हल करेंगे तो 107.9 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको सवाल करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी NCERT का है, इसको ध्यान से देखिएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ये है लिथियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। लिथियम आयन व ब्रोमाइड आयन की आयनिक चालकताएं क्रमशः ये 38.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एवं 78.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है। तो पहले तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की परिभाषा पूछा A नंबर में। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में अल्प आयनित होते हैं या पूरी तरह से आयनित नहीं होते, अपूर्ण आयनित होते हैं या पूर्णतः आयनित नहीं होते, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे ये St कमल का हो गया। अब यहाँ हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड है तो हम इसको कोलरास के नियम का प्रयोग करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसमें हम पढ़े थे कि जो सीमांत मोलर चालकता होती है उसके आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। यहाँ पर ये सीमांत मोलर चालकताओं का योग कहला गया, लिथियम का ब्रोमाइड का। अब यहाँ जो लिथियम की चालकता है, सीमांत चालकता इतनी दी है, जो ब्रोमीन की चालकता इतनी दी है। अब इस सूत्र में रख देते हैं, तो इस सूत्र में देखे रखेंगे तो इसका मान कितना है 38.7, इसका मान ब्रोमाइड वाले कितना है, दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल से आ जाएगा। तो इतना छोटा सा सवाल है, बाकी तो हम उससे उतार लिए हैं बुक से। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। अब यहाँ इसके BaCl2 के जलीय विलयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, जबकि Ba आयन का क्लोरीन आयन की चालकताएं इतनी इतनी दी हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले प्रबल विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl। तो यहाँ पर देखिए BaCl2 को हम दो भाग में लिख सकते हैं, Ba2+ और ये 2Cal। इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद देखिए Ba2+ का मान जो है क्वेश्चन से हम लिख लिए हैं 127.30 है, ये दशमलव है, ये समझ लेना है। और Cl का जो है ये है। अब इसमें हम मान रख देंगे, देखिए इसको पूरा का पूरा इसी तरह से उतार दिए हैं। यहाँ पर ये Ba+ का ये रख दिए हैं, इसमें 2 है तो 2 रख दिए हैं, Cl का मान है तो Cl का मान रख दिए, इसका गुणा कर दिए हैं, इसको हल कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, इस तरह से ये मान आ जाएगा। तो एक बार इस सवाल को लगा के देखना, ये सरल है, आपसे बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, यदि ये अनंत तन्यता पर मोलर चालकता इतनी है, सल्फेट की इतनी है, तो Al2SO4 की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले Al2SO4 का हम ये समीकरण बनाते हैं कि ये टूटेगा कैसे। तो Al में 3+ होता है, यहाँ 2 हो गया, SO4 में S-2 होता है, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो V+ का मान है, मानिए ये वाला मान कितना हो गया 2, ये वाला मान कितना हो गया 3। अब कोलरास का नियम का सूत्र ये होता है अनंत तन्यता ज्ञात करने का, ये V+ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V+ का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए हैं। अब यहाँ प्लस वाला जो मान दिया है, यहाँ से देख लेते हैं 189, तो यहाँ पर 189 लिख दिए। फिर ये प्लस है तो प्लस लिख दिए।
V माइनस का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिए। फिर ये लैम्डा प्लस का मान यहाँ पर कितना दिया है, ये एसो सल्फेट का 160, तो यहाँ 160 लिख दिए। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, जितना आएगा जोड़ देंगे। इस तरह से इसको सवाल करना है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला वाला प्रश्न ये वाला देखिए आप, एसिटिक अम्ल के लिए मोलर चालकता ज्ञात करना है। यहाँ HCl की मोलर चालकता दिया है और यहाँ पर NaCl की मोलर चालकता दिया है और यहाँ पर ये सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता दिया है। और कोलरास का नियम यही कहता है कि यदि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है तो हम उसकी मोलर चालकता सीधे सीधे नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसकी मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्ट से ज्ञात कर सकते हैं। तो कोलरास का नियम इसमें लगाएंगे। यहाँ पर जो जो मान दिया है, जैसे HCl को हम लिख सकते हैं H प्लस और Cl माइनस, NaCl को लिख सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस, ये CH3COA NO को लिख सकते हैं CH3COA माइनस और Na प्लस, और यहाँ पर CH3COA को हम अब क्या से लिखेंगे, इस तरह CH3COA माइनस और ये। लेकिन ये हमको तो इसको तोड़ लिए हैं, लेकिन आएगा कैसे, तो एक बार हम क्या लेंगे, सोडियम वाला ले लिए, सोडियम एसीटेट का ये वाला देख लीजिए, इसको हम यहाँ पर लिख लिए CH3CO माइनस ये। अब हम कैसे जानेंगे कि इसमें क्या घटाना है क्या जोड़ना है, इस चीज़ को आप समझिए, इसमें कैसे कैसे हम यहाँ पर करेंगे। थोड़ा ध्यान देना है, जब मैं ये लिखा हूँ तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये CH3OS के ये 2 हो गए। अब हम ये समझते हैं कि इसका मान तो हमको पता नहीं, तो हम इसका मान इससे ज्ञात करेंगे। ये जो हमारे पास CH3COO है, ये वाला हम इसको उतार दिए हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से Na हटाना है, तो हम यहाँ पर NaCl को क्या कर दिए, घटा दिए, फिर इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है तो आप इसको पहले जोड़ के लिख दीजिए, इसका माइनस कर देंगे। तो यही चीज़, इसका मान 91 था तो 91 लिख दिए, इसका मान 126 था तो 126, और इसका मान 426 था। इसमें से इसको जोड़ के और इसको घटा देंगे तो ये 391 आ जाएगा। इस तरह से ये एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता हम ज्ञात